एक ऐसा विलन जिसकी कहानी पूरे स्ट्रेंजर थिंग्स यूनिवर्स को बदल देती है। एडी मुनसन का आइकॉनिक सफ़र और 11 के अतीत से जुड़ा एक ऐसा सच जो सब कुछ पलट कर रख देता है। सीजन 4 सिर्फ एक नई लड़ाई नहीं बल्कि उन रहस्यों का खुलासा है जिनकी शुरुआत सालों पहले हो चुकी थी। और हाँ, इस सीजन ने हमें एक ऐसा गाना भी दिया जिसे सुनते ही स्ट्रेंजर थिंग्स याद आ जाता है, रनिंग अप द हिल्स। फाइनल सीजन हमारे सामने है, लेकिन अगर आपको पिछले सीजन की कहानी ठीक से याद नहीं है तो आप मेरे चैनल पर जाकर उनके रिकैप्स देख सकते हैं। और अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 4। एपिसोड 1 सीजन 4 की ओपनिंग माइंड ब्लोइंग है। एक फ्लैशबैक हमें 1979 में ले जाता है, जहां डॉक्टर ब्रेनर उन बच्चों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है जिनके पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं। लेकिन फिर एक मिस्टीरियस इंसिडेंट होता है जो लगभग सभी बच्चों को मार देता है। सिर्फ 11 बचती है। यह मोमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। ओके, फास्ट फॉरवर्ड टू 1986। स्टारकोट मॉल की घटना के लगभग 8 महीने बाद पायर्स फैमिली और 11 कैलिफोर्निया शिफ्ट हो चुके हैं। 11 अब पावरलेस है और स्कूल में बुलिंग फेस कर रही है। पावर्स के बिना उसकी ज़िंदगी पहले से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गई है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आता है। जॉयस को मेल के एक सिरेमिक डॉल मिलती है जो रशिया से आई हुई होती है। उसके अंदर एक हिडन नोट है जिसमें लिखा है जिम हॉपर जिंदा है, मतलब वो पिछले सीजन के एक्सप्लोजन से बच गया था। हॉकिंस में माइक, लूकस और डस्टिन अब हेल फायर क्लब ज्वाइन कर चुके हैं, जो एक डंजन्स एंड ड्रैगन क्लब है जिसे एडी मुनसन लीड करता है। एडी एक कूल मेटल म्यूजिक लवर कैरेक्टर है। लूकस अब बास्केटबॉल टीम का हिस्सा है और चाहता है कि माइक और डस्टिन उसकी चैंपियनशिप गेम देखने आए, लेकिन दोनों हेल फायर कैंपेन को चुनते हैं और अपनी जगह एरिका को बास्केटबॉल मैच अटेंड करने के लिए भेज देते हैं। यहाँ दोस्ती में थोड़ा तनाव देखने को मिलता है। मैक्स बिल्कुल अलग जोन में है। उसने लोकस से ब्रेकअप कर लिया और बिली की मौत से वो अब तक उभर ही नहीं पाई है। उसे काउंसलिंग सेशंस की भी ज़रूरत पड़ने लगी है और वो अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा संघर्ष कर रही है। और यहीं से शुरू होता है एक नया हॉरर। कृषि कनिंगम, जो स्कूल की चीयर स्क्वाड कैप्टन है, अजीब विजन्स देखने लगती है। उसे अपनी माँ और एक ग्रैंडफादर क्लॉक दिखाई देता है। वह एडी से ड्रग्स लेने उसके ट्रेलर पे जाती है, लेकिन वहाँ कुछ भयानक हो जाता है। एक डरावनी ह्यूमनॉइड एंटिटी उसके सामने प्रकट होती है और उसे मार देती है। यह किल सीन बहुत ही डेंजरस होता है, बहुत ब्रूटल होता है और इसी के साथ एंट्री हो चुकी है इस सीजन की नए विलेन की। नाउ एपिसोड 2 फ्लैशबैक में रिवील होता है कि हॉपर स्टारकोट एक्सप्लोजन में बच गया था, लेकिन उसे सोवियत सैनिकों ने पकड़ लिया और कामचटका के एक प्रिजन कैंप में भेज दिया। वहाँ की परिस्थितियाँ बेहद कठोर है। जॉयस और मरे नोट में दिए गए फोन नंबर पर कॉल करते हैं और एंजल से बात करते हैं, जिसका असली नाम दिमित्री एंटोनोव है। वह एक प्रिजन गार्ड है जिसने हॉपर से रिश्वत ली थी। दिमित्री जॉयस और मरे से $40,000 की मांग करता है। कैलिफोर्निया में माइक 11 से मिलने आता है, लेकिन उसका रियूनियन भी अच्छा नहीं जाता। माइक और विल देखते हैं कि एंजेला नाम की लड़की लगातार 11 को बुली कर रही है, तो आखिरकार 11 जवाब देती है रोलर स्केट एंजेला के चेहरे पर मार के। यह एक बैड मोमेंट है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आगे देखने को मिलेंगे। हॉकिंस में मैक्स डस्टिन को बताती है कि उसने क्रिसी को एडी के टेलर में जाते देखा और बाद में एडी को वहां से घबरा कर भागते हुए देखा। पुलिस एडी को सस्पेक्ट कर रही है, इसीलिए मैक्स और डस्टिन उसे पुलिस से पहले ढूंढने की कोशिश करते हैं। रॉबिन और स्टीव की मदद से वे ट्रॉमाटाइज्ड एडी को ढूंढ लेते हैं और फिर उसे अपसाइड डाउन के बारे में बताते हैं। वे इस नई एंटिटी का नाम रखते हैं वेक्ना, जो एक परफेक्ट डंजन्स एंड ड्रैगन्स रेफरेंस है। इसी बीच नैन्सी और उसका फेलो स्टूडेंट रिपोर्टर फ्रेड किसी की मौत की जांच कर रहे होते हैं। एडी का अंकल नैन्सी को बताता है कि उसका मानना है कि किलर विक्टर क्रिल है, जिसने 1950 के दशक में अपनी फैमिली की हत्या की थी और बाद में उसे मानसिक संस्थान में भेज दिया गया था। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट आता है। फ्रेड भी अजीब विजन्स देखने लगा है। उसे उस छात्र की यादें सताती है जिसकी मौत के लिए वह खुद को जिम्मेदार मानता है। वेकना उसे जंगल की ओर खींचता है और आखिरकार फ्रेड को भी मार देता है। अब एक पैटर्न साफ दिखाई देने लगता है, ट्रॉमा, विजन्स और फिर मौत। नाउ कमिंग टू एपिसोड 3, तो डॉक्टर ओवेंस को यूएस आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल जैक सुलिवन विजिट करते हैं, जो मानते हैं कि क्रिसी की मौत के लिए 11 जिम्मेवार है। यह एक गलत निष्कर्ष है, लेकिन काफ़ी खतरनाक भी। माइक और 11 के बीच बहस होती है क्योंकि 11 यह बात उठाती है कि माइक अब भी उससे आई लव यू कहने में हिचकिचाता है। यहाँ रिलेशनशिप टेंशन में बढ़ जाती है। एंजेला पर हमला करने की वजह से 11 को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन डॉक्टर ओवेंस बीच में हस्तक्षेप करने लगते हैं। वह बताते हैं कि हॉकिंस एक बड़े खतरे में है और उन्होंने एक प्रोग्राम तैयार किया है जिससे 11 की पावर्स वापस लाई जाती है। 11 जो इस बात से डरती है कि कहीं वह खुद ही एक मॉन्स्टर ना हो जाए।
इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए तैयार हो जाती है ताकि वह सच भी जान सके। दूसरी तरफ जॉयस और मैरे फिरौती की रकम पहुंचाने के लिए अलास्का जाते हैं। रशियन प्रिजन में हॉपर अपने एक साथी कैदी को रिश्वत देता है ताकि वह स्लेजहैमर से उसकी बेड़ियां तोड़ सके और यहीं से उसका एस्केप प्लान शुरू होता है। नैन्सी, डस्टिन, मैक्स, स्टीव और रॉबिन्स मिलकर वेक्ना के कनेक्शंस के बारे में थ्योरीज बनाते हैं। नैन्सी और रॉबिन्स लाइब्रेरी जाते हैं ताकि विक्टर क्रिल के बारे में रिसर्च कर सके। वहाँ उन्हें पता चलता है कि विक्टर क्रिल ने सालों पहले एक डेमन को अपनी फैमिली की मौतों के लिए जिम्मेवार ठहराया था और अब यह लगभग साफ है कि वह डेमन कोई और नहीं बल्कि वेक्ना है। उधर क्रिसी का बॉयफ्रेंड जेसन अपनी बास्केटबॉल टीम और लूकस को साथ लेकर एडी की तलाश शुरू कर देता है। उसे पूरा यकीन है कि क्रिसी का मर्डर एडी ने किया है। मैक्स स्कूल काउंसलर की फाइल्स चेक करती है और उसे पता चलता है कि क्रिसी और फ्रेड दोनों PTSD जैसे लक्षणों से जूझ रहे थे और तभी मैक्स को भी यह आवाज सुनाई देती है। उसे ग्रैंडफादर क्लॉक का विजन आता है। यहीं से साफ हो जाता है कि वेक्ना ने अपना अगला टारगेट चुन लिया है और वह टारगेट है मैक्स। नाउ एपिसोड 4 मैक्स उस विजन से जाग जाती है और अपने दोस्तों को बताती है कि वह वेक्ना का अगला शिकार हो सकती है। यह सोचकर कि शायद उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है, मैक्स अपने करीबियों के लिए गुड बाय लेटर्स लिखना शुरू कर देती है और ये काफी इमोशनल मोमेंट है। नैन्सी और रॉबिन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का डिस्गाइज बनाकर पेरेंट ट्रस्ट मेंटल हॉस्पिटल में विक्टर क्रिल से मिलने जाते हैं। उनका मकसद यह जानना है कि वह अपनी फैमिली के नरसंहार से आखिर बच कैसे गया। कैलिफोर्निया में जब आर्मी सोल्जर्स बायर्स फैमिली के घर पर हमला करते हैं तो माइक, विल और जोनाथन के दोस्त आर्काइल की मदद से वहां से भाग निकलते हैं। यह एक्शन सीक्वेंस काफी इंटेंस होता है। अलास्का में जॉयस और मैरे फिरौती की रकम यूरी को सौंपते हैं लेकिन यूरी उन्हें धोखा दे देता है। वह दोनों को ड्रॉप कर देता है और ज्यादा पैसे कमाने के लिए सोवियट्स को बेचने का प्लान बनाता है। हॉपर प्रिजन कैंप से भाग निकलता है लेकिन ज्यादा देर तक आजाद नहीं रह पाता और दोबारा पकड़ लिया जाता है। इसी बीच नैन्सी और रॉबिन विक्टर क्रिल का इंटरव्यू लेती है। वह बताता है कि कैसे एक सुपरनेचुरल ताकत ने उसकी फैमिली को टॉर्चर किया और फिर मार डाला। यह काफी हार्ट टचिंग स्टोरी है। मैक्स बिली की कब्र पर जाती है और अपना लेटर पढ़ती है और यहीं आता है पूरे सीजन का सबसे आइकॉनिक सीन। वेक्ना उसे अपने कंट्रोल में लेता है और मैक्स वेक्ना के माइंडस्केप में पहुंचती है जहां वह एक अल्टर के ऊपर खड़ी होती है। डस्टिन, लूकस और स्टीव को नैन्सी और रॉबिन से पता चलता है कि म्यूजिक वेक्ना के श्राप को तोड़ सकता है तो वे तुरंत मैक्स का पसंदीदा गाना रनिंग अप दैट हिल बाय केट बश चलाते हैं। म्यूजिक उसके लिए एक रास्ता खोल देता है और मैक्स किसी तरह वहां से भाग निकलती है। यह सीन सच में गूज बम दे देता है। यहाँ म्यूजिक ने लिटरली उसकी जान बचाई थी। नाउ कमिंग टू एपिसोड 5 जहाँ डॉक्टर ओवेंस 11 को नेवाडा में एक सीक्रेट फैसिलिटी में ले जाते हैं जहाँ डॉक्टर ब्रेनर भी मौजूद है। उन्हें NINF प्रोजेक्ट नाम का एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम तैयार किया है जो 11 को हॉकिंस लैब की पुरानी यादों को दोबारा जीने में मदद करता है। पहले सेशन के बाद 11 वहां से भागने की कोशिश करती है और उसकी कुछ पावर्स भी वापस आने लगती है लेकिन ब्रेनर उसे प्रोग्राम जारी रखने के लिए मना लेता है। कैलिफोर्निया ग्रुप फैसला करता है कि वे डस्टिन की गर्लफ्रेंड सूजी से मदद लेंगे ताकि वो साल्ट लेक के सिटी NINF प्रोजेक्ट की लोकेशन ढूंढ सके। यूरी की धोखेबाजी के बाद दिमित्री भी हॉपर के साथ कैद हो जाता है लेकिन जॉयस और मैरे यूरी से भिड़ जाते हैं। दोनों के बीच हाथापाई होती है और उनका विमान क्रैश लैंड कर जाता है। हॉकिंस ग्रुप को एहसास होता है कि वेक्ना का क्रिल हाउस से गहरा कनेक्शन है। यह बात उन्हें मैक्स की ड्राइंग से समझ में आती है। वे क्रिल हाउस की जांच करने पहुंचते हैं। घर के अंदर टिमटिमाती हुई लाइट्स दिखाई देती है जो अपसाइड डाउन में वेक्ना की मूवमेंट्स को ट्रैक कर रही होती है। उधर लवर्स लेक पर जेसन और उसकी टीम एडी को नाव के जरिए भागते हुए देख लेते हैं। जेसन और पैट्रिक तैरकर एडी के पीछे जाते हैं लेकिन तभी पानी के अंदर वेक्ना पैट्रिक को अपना शिकार बना लेता है और जेसन और एडी दोनों के सामने पैट्रिक की दर्दनाक मौत होती है। एक बेहद डरावना और टेरिफाइंग मोमेंट है। नेवाडा में 11 अपनी पुरानी यादों को दोबारा जी रही है। वहीं उसकी दोस्ती लैब में काम करने वाले एक कर्मचारी से होती है। वह 11 को चेतावनी देता है कि उसे ब्रेनर पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए और तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि हॉकिंस लैब के दूसरे सब्जेक्ट्स 11 को लगातार बुली किया करते थे और फिर एक बड़ा सीक्रेट रिवील होता है। 11 अपने छोटे वाले रूम को रेनबो रूम में खून से लथपथ खड़ा देखती है। उसके चारों तरफ बाकी सब्जेक्ट्स की लाशें पड़ी होती है। 11 को लगने लगता है कि शायद उसी ने इन सभी बच्चों को मार दिया था, कि वह इस पूरे नरसंहार की वजह है। तो हाँ, यहाँ उसका गिल्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। एंड नाउ कमिंग टू एपिसोड 6। उधर साल्ट लेक सिटी में सूजी कैलिफोर्निया ग्रुप की मदद करती है और NINF प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेट्स ढूंढ निकालती है। रशियन प्रिजन में हॉपर और बाकी कैदियों को एक बड़ा फिस्ट
दिया जाता है, लेकिन हॉपर समझ जाता है कि यह किसी जश्न के लिए नहीं है। वह सबको चेतावनी देता है कि यह उन्हें डेमोगॉर्गन के सामने फेंकने की तैयारी है। हॉपर चुपके से एक लाइटर अपनी जेब में रख लेता है क्योंकि उसे पता है कि डेमोगॉर्गन की सबसे बड़ी कमजोरी आग है। दूसरी तरफ जॉयस और मैरे यूरी को मजबूर करते हैं कि वह उन्हें अपने नजदीकी ठिकाने पर ले जाए जहां उनका सामान रखा हुआ है। यहीं पर मैरे एक नया प्लान बनाता है। वह यूरी का भेष बनाकर प्रिजन में घुसने का फैसला करता है। पैट्री की मौत के बाद जेसन और भी ज्यादा बेकाबू हो चुका है। वह टाउन हॉल में हॉकिंस के लोगों के साथ एक मीटिंग करता है और उन्हें भड़काता है कि वे एडी का शिकार करें। जेसन का मानना है कि हेलफायर क्लब कोई साधारण क्लब नहीं बल्कि एक शैतानी कल्ट है। उधर हॉकिंस ग्रुप एडी को ढूंढ रहा होता है। तभी डस्टिन का कंपास अजीब तरीके से घूमने लगता है। इसका मतलब साफ है कि पास में अपसाइड डाउन का एक गेट मौजूद है। वे लोग उस गेट को ट्रेस करते हुए लवर्स लेक तक पहुंचते हैं। स्टीव पानी के अंदर डाइव करके जांच करने जाता है, लेकिन जैसे ही वह नीचे पहुंचता है कोई चीज उसे और गहराई में खींच लेती है। वहां उसका सामना बैट जैसी डरावनी उड़ने वाली क्रेचर से होती है। स्टीव को बचाने के लिए नैन्सी, रॉबिन्स और एडी भी पानी में कूद जाते हैं। तो हाँ, यहाँ फ्रेंडशिप गोल्स पूरे फुल फॉर्म में है। एंड नाउ कमिंग टू एपिसोड 7, जहाँ अपसाइड डाउन में नैन्सी, रॉबिन्स और एडी मिलकर स्टीव को उन बैट से बचा लेते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए उन्हें पीछे हटना पड़ता है। उधर पुलिस डस्टिन, लूकस और मैक्स से पूछताछ कर रही होती है। इसी दौरान डस्टिन, लूकस और एरिका का यह थ्योरी आता है कि वेकना के हर मर्डर ने अपसाइड डाउन और हॉकिंस के बीच एक नया गेट खोला है। मतलब सारे कनेक्शंस अब धीरे धीरे जुड़ने लगे हैं। नैन्सी को एक और बड़ा खुलासा होता है। उसे एहसास होता है कि अपसाइड डाउन 6 नवंबर 1983 पर फ्रीज है, यानी वहाँ समय उसी दिन पर रुक गया है। नैन्सी को यह बात इसलिए समझ आती है क्योंकि वहाँ उसे अपनी कुछ ऐसी चीजें नहीं मिलती जो उसने उस तारीख के बाद हासिल की थी। यह आगे चलकर बेहद महत्वपूर्ण डिटेल साबित होने वाली है। उधर NIA प्रोजेक्ट में 11 संघर्ष कर रही है क्योंकि उसे अब भी लगता है कि शायद उसी ने हॉकिंस के लैब के सभी बच्चों को मार डाला। लेकिन डॉक्टर ब्रेनर फैसला करता है कि अब उसे 8 सितंबर 1979 की पूरी सच्चाई दिखाई जानी चाहिए। लैब का वही कर्मचारी जिससे 11 की दोस्ती हुई थी उसे लैब से भागने के लिए उकसाता है। वह बताता है कि बाकी नंबर वाले बच्चे उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। फिर वह एक और राज खोलता है। वह बताता है कि वह खुद भी एक तरह का कैदी है और उसके शरीर में एक इम्प्लांट लगाया गया है जो उसे अपनी पूरी शक्ति इस्तेमाल करने और भागने से रोकता है। 11 उसकी मदद करती है और वह इम्प्लांट निकाल देती है और यही आता है पूरे सीजन का सबसे बड़ा ट्विस्ट। वही कर्मचारी गार्ड्स को मार देता है और रिवील करता है कि वह असल में सब्जेक्ट 001 है, यानी 1। इसके बाद वह पूरी लैब में नरसंहार शुरू कर देता है। इधर रशिया में जॉयस, मैरी और यूरी प्रिजन के अंदर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि हॉपर एक डेमोगॉर्गन से लड़ रहा है। हॉपर जलते हुए भाले की मदद से उस मॉन्स्टर को दूर रखता है, जबकि जॉयस और मैरी गार्ड्स को काबू में करके प्रिजन के दरवाजे खोल देते हैं। हॉपर और दिमित्री वहां से निकलने में सफल हो जाते हैं। इसके बाद जॉयस और हॉपर का रियूनियन होता है जो काफी इमोशनल है। हॉकिंस में रॉबिन और एडी सुरक्षित तरीके से अपसाइड डाउन से बाहर निकल आते हैं, लेकिन नैन्सी इतनी लकी नहीं होती। वेकना उसे अपने कब्जे में ले लेता है और यही उसे एक ऐसा सच पता चलता है जो पूरी कहानी को बदल देता है। वेकना असल में हेनरी क्रिल है, विक्टर क्रिल का बेटा। हेनरी के पास बचपन से ही शक्तिशाली टेलीकिनेटिक और साइकिक पावर्स है। उसी ने अपनी माँ और बहन की हत्या की थी। इसके बाद वह खुद कोमा में चला गया था। बाद में डॉक्टर ब्रेनर ने उसे अपने प्रोजेक्ट का पहला सब्जेक्ट बनाया था, यानी कि सब्जेक्ट 001। ब्रेनर ने उसकी शक्तियों को समझकर बाकी बच्चों में वैसी ही क्षमताएं विकसित करने की कोशिश की और यही हेनरी के बाद में लैब का वही कर्मचारी बना जो 11 का दोस्त बना हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी भी बाकी है। 11 को आखिरकार याद आ जाता है कि लैब का नरसंहार उसने नहीं किया था, असल में वह सब कुछ 1 ने किया था, यानी कि हेनरी ने। और जब 11 ने उसके साथ मिलकर दुनिया को बदलने के उसके प्लान को ठुकरा दिया तो वह उसे भी मारने की कोशिश की, लेकिन इस बार 11 उससे ज्यादा शक्तिशाली साबित। उसने 1 को ओवर पावर कर दिया और उसे एक दूसरी दुनिया में धकेल दिया। वही दुनिया आगे चलकर अपसाइड डाउन बन गई और यहीं जाकर हेनरी क्रिल धीरे धीरे बदल गया वेकना में, यानी यहीं पर वेकना की पूरी ओरिजिन स्टोरी सामने आ जाती है। नाउ कमिंग टू एपिसोड 8,
वेक्ना नैन्सी को भविष्य का एक डरावना विजन दिखाता है। उस विजन में हॉकिंस पूरी तरह तबाह हो चुका है। इसके बाद वह नैन्सी को छोड़ देता है। ग्रुप समझ जाता है कि अपने प्लान को पूरा करने के लिए वेक्ना को 4 गेट्स की जरूरत है। मैक्स खुद आगे आकर ऑफर करती है कि वह वेक्ना को अपनी तरफ आकर्षित करेगी ताकि बाकी लोग उस पर हमला कर सके। यह बेहद बहादुर फैसला था। उधर 11 की पावर सब आ चुकी है और उसे भी इस पूरे प्लान के बारे में पता चल जाता है, लेकिन यहीं पर ब्रेनर धोखा दे देता है। वह डॉक्टर ओवेंस को अपनी कस्टडी में ले लेता है और 11 को वही रोक देता है। ब्रेनर का कहना है कि 11 अभी वेक्ना का सामना करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन 11 को अब सच्चाई समझ आने लगी थी। उसे एहसास होता है कि ब्रेनर सालों से उसे अपने उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करता रहा है। 11 वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रेनर उसे ड्रॉप दे देता है। इसी बीच लेफ्टिनेंट कर्नल जैक सुलिवन और उसकी फोर्सेस उस फैसिलिटी पर पहुंच जाती है और वहां मौजूद स्टाफ पर हमला कर देती है। ब्रेनर बेहोश 11 को लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक स्नाइपर उसे गोली मार देता है। स्नाइपर 11 को भी मारना चाहता है, लेकिन 11 अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके हेलीकॉप्टर को तबाह कर देती है और ठीक उसी समय कैलिफोर्निया ग्रुप वहां पहुंच जाता है। ब्रेनर अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। वह चाहता है कि 11 उसे माफ कर दे, लेकिन 11 उसे माफ करने से इनकार कर देती है। यह एक बहुत ही पावरफुल मोमेंट है, क्योंकि किसी भी पीड़ित पर यह जिम्मेदारी नहीं होती कि वह अपने साथ गलत करने वाले व्यक्ति को माफ कर दे। उधर रशिया में हॉप और जॉयस, मैरी, यूरी और दिमित्री प्रिजन से निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें पता चलता है कि कई कंटेनर्स में अपसाइड डाउन के दूसरे क्रिएचर्स भी कैद हैं। इनमें डेमोगॉर्गन्स के साथ साथ माइंड फ्लेयर्स का एक हिस्सा भी मौजूद है। अब फाइनल बैटल शुरू होने वाली है। नाउ कमिंग टू एपिसोड 9, हॉकिंस ग्रुप अपना प्लान एग्जीक्यूट करता है। मैक्स, लूकस और एरिका क्रिल हाउस जाते हैं, जहां मैक्स खुद को चारे की तरह इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। स्टीव, नैन्सी और रॉबिन अपसाइड डाउन वाले क्रिल हाउस में जाकर वेक्ना पर हमला करने की जिम्मेवारी लेते हैं। डस्टिन और एडी का काम बेट्स को अपनी तरफ आकर्षित करके बाकी टीम को मौका देना होता है, लेकिन यहीं पर सीजन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी होती है। एडी भागने की बजाय रुकने का फैसला करता है। वह बेट्स का सामना करता है और आखिर तक लड़ता है। एडी अपनी जान कुर्बान कर देता है और यह एक सच्चे हीरो की तरह मरता है। उधर जेसन क्रिल हाउस में पहुंच जाता है और लूकस से लड़ाई शुरू कर देता है। लड़ाई के दौरान वह मैक्स का कैसेट प्लेयर और हेडफोन्स तोड़ देता है। अब मैक्स वेक्ना के सामने लगभग अकेली पड़ जाती है। सिचुएशन लगातार बदतर होती जाती है। कैलिफोर्निया ग्रुप समय पर हॉकिंस नहीं पहुंच पाता, इसीलिए वे 11 के लिए एक अस्थायी आइसोलेशन टैंक तैयार करते हैं ताकि वह मानसिक रूप से मैक्स तक पहुंच सके और वेक्ना से लड़ सके। लेकिन वेक्ना 11 पर भारी पड़ने लगता है। वह खुलासा करता है कि जब से 11 ने उसे अपसाइड डाउन में भेजा था, तब से वह वहां की पूरी दुनिया को अपने हिसाब से बदलता और नियंत्रित करता रहता है। वेक्ना 11 को मजबूर कर देता है यह देखने के लिए कि वह मैक्स को मार रहा है। उसी समय माइक आखिरकार 11 से अपने प्यार का इजहार कर देता है। उसकी बातें 11 को फिर से हिम्मत देती है। 11 पूरी ताकत के साथ वापस लड़ती है और वेक्ना का कंट्रोल मैक्स पर तोड़ देती है। यह एक बेहद इमोशनल मोमेंट था, लेकिन नुकसान हो चुका था। मैक्स इतनी गंभीर रूप से घायल हो चुकी है कि उसकी मौत हो जाती है। उधर रशिया में हॉप और जॉयस और मैरी वापस प्रिजन कॉम्प्लेक्स में जाते हैं और वहां मौजूद डेमोगॉर्गन और दूसरे अपसाइड डाउन क्रिएचर्स को खत्म कर देते हैं। इससे वेक्ना कमजोर पड़ जाता है। मौका मिलते ही स्टीव, रॉबिन और नैन्सी वेक्ना के फिजिकल फॉर्म पर हमला करते हैं। वे उसे आग लगा देते हैं और फिर उस पर गोलियां चलाते हैं। कुछ देर के लिए तो ऐसा लगता है कि वेक्ना मर चुका है। इसी बीच 11 अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके मैक्स की धड़कन वापस ले आती है, लेकिन समस्या यह है कि वेक्ना को अपना प्लान पूरा करने के लिए 4 मौतों की जरूरत है। मैक्स की कुछ पलों में मौत उसके लिए काफी साबित होती है। चारों गेट्स खुल जाते हैं और हॉकिंस टूटना शुरू हो जाता है। जेसन की मौत हो जाती है और पूरे शहर का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो जाता है। तबाही अपनी चरम पर पहुंच चुकी होती है और 2 दिन बाद घटना को एक बड़े भूकंप का नाम देकर कवर अप कर दिया जाता है। कैलिफोर्निया ग्रुप आखिरकार हॉकिंस पहुंच जाता है और सभी का रियूनियन होता है, लेकिन मैक्स अब भी कोमा में है। जॉयस और हॉपर्स अपने बच्चों के साथ फिर मिलते हैं। सब कुछ खत्म होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन विल कुछ महसूस करता है। उसे एहसास होता है कि वेक्ना अभी भी जिंदा है। और फिर आता है सीजन का आखिरी शॉट। अपसाइड डाउन धीरे धीरे हॉकिंस में फैलना शुरू कर देता है। आसमान में लाल रंग के पार्टिकल तैर रहे होते हैं। पेड़ पौधे सूखने लगते हैं और अंधेरा पूरे शहर में छाने लगता है। यानी असली जंग अभी भी खत्म नहीं हुआ। अब तैयार हो जाइए सीजन 5 के लिए, जहां इस कहानी का आखिरी और सबसे बड़ा अध्याय हमारा इंतजार कर रहा है। कई अनसुलझे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं और हॉकिंस की किस्मत का फैसला भी वहीं पे होगा। अगर आपको यह रिकप पसंद आया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।